हाँ भाई बच्चों, तो एएमयू की पीवाईक्यू सीरीज में आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एएमयू में। हम कंटिन्यू 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक करके पेपर्स को हम देख रहे हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आपको पीवाईक्यू जरूर करके जाने हैं। एएमयू में अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। पूरा आइडिया कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से पूछा जाता है, किस चैप्टर में किस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये सारा आइडिया आपको यहीं से मिलने वाला है। आपको कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे, 3-4 साल के भी कर लोगे, तो सारा आइडिया आपको हो जाएगा। और हम आपके लिए अपलोड कर ही रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो इस बार नंबर है 2018 का। 2018 के साइंस सेक्शन के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक ही मेटल है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्या है? मरकरी। बहुत हैवी है मरकरी। ठीक। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू। कोई भी एसिड हो, हर एसिड ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड लिटमस में। फाइन। रेड कोई भी एसिड हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड ही है, ये भी यही करेगा, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करेगा किसमें? रेड में चेंज कर देगा। Which one of the following is exhaustible natural resource? Exhaustible natural resources वो होती हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, है ना, यूज करते 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 जिनका एंड हो जाना है, वो exhaustible natural resources होती हैं। और सनलाइट तो कभी नहीं खत्म होगी, एयर, वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। ये भी देखो कई बार का रिपीटेड है, डेफिनेशन है ये, इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। यूनिट का मतलब फिजिक्स में हमेशा आप समझो वन। यूनिट मतलब वन, यूनिटी मतलब वन, है ना। एक तो यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की, वैसे कहीं क्वांटिटी के टर्म में अगर लिखा है यूनिट मतलब वन। ठीक। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस मतलब 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे जो फोर्स एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन है ये भी, प्रेशर की, है ना, प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया मतलब आप इसे ऐसे लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपको पता है? प्रेशर होता है। तो इसका आंसर प्रेशर। नेक्स्ट, वन बार। बार प्रेशर की यूनिट है, टोर प्रेशर की यूनिट है, एमएम ऑफ एचजी में भी मेजर करते हैं प्रेशर को। पास्कल प्रेशर की यूनिट है, पास्कल एसआई यूनिट है प्रेशर की, है ना। और एक बार जो होता है, एक बार, ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और पास्कल ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। तो एक बार कितने? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यूनिट ऑफ साउंड इज, साउंड, साउंड लेवल बोलते हैं उसको, है ना, कितनी लाउड है साउंड, उसको मेजर करते हैं हम डेसीबेल से, डीबी। बेल भी इसकी यूनिट होती है, डेसीबेल इसकी एसआई यूनिट है। ठीक, डेसीबेल, डेसीबेल। देन when air has been removed completely from a vessel, it is said that there is dash in the vessel। तो अगर किसी वैसल में से सारी एयर आपने निकाल ली, या किसी जगह से सारी एयर को अगर रिमूव कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना, वैक्यूम। एयर नहीं बची तो क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? वैक्यूम। विच ऑफ दीज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर। प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। गुड कंडक्टर लगभग सारे मेटल्स, आयरन, सिल्वर, कॉपर, सब गुड कंडक्टर, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर, है ना। वुड, रबर, प्लास्टिक ये सब बैड कंडक्टर है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क पीस ऑफ विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को और सिल्क को रब कर, देखो जब भी कोई दो चीजों को हम रब करते हैं ना, तो दोनों चीजों पे चार्ज आ जाता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। जितना पॉजिटिव आता है उतना ही नेगेटिव आता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस मेथड को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
और जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करती है। सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लास रॉड इज रब्ड विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। तो रॉड पे पूछ रहा है एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, गलत है, दोनों पे पॉजिटिव तो नहीं आता है। देखो, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज, ये सही है, ऑप्शन बी होगा इसका। फाइन। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, गलत है, बिकम नेगेटिवली चार्ज व्हाइल क्लॉथ पॉजिटिव, गलत है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कोजेज। तो असल में क्लाउड्स जब चलते हैं बारिश के टाइम पे, है ना, तो क्लाउड्स में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस हो जाता है, फिर वो चार्ज ग्राउंड पे, अर्थ पे भी चार्ज इंड्यूस कर लेता है ना। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और क्लाउड में से सारा चार्ज एक साथ जमीन पे आ जाता है। हम कहते हैं कि बिजली गिर गई, है ना, जो लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग हो गई, बिजली गिर गई। तो लाइटनिंग जो होती है ना, उसमें डिस्चार्ज होते हैं क्लाउड, क्लाउड अपने चार्ज को अर्थ में भेज देते हैं। या दो क्लाउड जब टकराते हैं तब भी उनका एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज टकराएंगे, तब भी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म। ठीक। तो इसने पूछा इलेक्ट्रिक, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स, क्लाउड और अर्थ के बीच या दो क्लाउड जब टकराते हैं उसके बीच जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? वो होती है लाइटनिंग। फाइन, ऑप्शन बी। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन सैटेलाइट? इनसेट, कल्पना 1, एडुसेट, नासा। नासा तो जानते हैं ना, ये सैटेलाइट नहीं है, ये तो सैटेलाइट ही नहीं है इंडियन, क्या, ये तो स्पेस एजेंसी है ना यूएसए की, तो नासा सैटेलाइट नहीं है। लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, लाइटनिंग क्यों होती है? अभी मैंने बताया, क्लाउड्स चलते हैं, क्लाउड पे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस होता है, फिर वो डिस्चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, रेन की वजह से होती है लाइटनिंग? नहीं। विंड की वजह से? नहीं। अर्थक्वेक की वजह से? नहीं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। फाइन। मेजर सुनामी अकर इन इंडियन ओशन। देखो, सुनामी जो आती है ना समुद्र में, समंदर के अंदर अर्थक्वेक आता है, उससे वाटर लेवल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, उससे आती है सुनामी। ठीक। तो इंडिया में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को, 2004 में, वो किस वजह से आई थी? मेनली अर्थक्वेक, है ना, अंडर ओशन, नीचे अर्थक्वेक, उसकी वजह से वाटर लेवल एकदम राइज हो गया था। An object is at distance of 1.55 मीटर in front of plane mirror। लो भाई, ये प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 1.5 मीटर है। कुछ बात तो यहीं से आप समझ गए होंगे, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है प्लेन मिरर से, इमेज उतनी ही पीछे बनती है प्लेन मिरर से। तो 1.5 मीटर आगे ऑब्जेक्ट है, तो एक बात तो ये पहले ही हम लिख लेते हैं कि इसकी इमेज यहां पे बनेगी 1.5 मीटर पीछे। ओके, आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर इज, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी हुई भाई? 1.5 प्लस 1.5, 3 मीटर हो गई। आंसर 3 मीटर कहाँ है? 1.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर इज 3 मीटर होगा इसका आंसर, ऑप्शन में नहीं है। ठीक, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन, गलत है। ठीक, 3 मीटर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वर्चुअल इमेज, देखो प्लेन मिरर से तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, आपके लेवल पे प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आया था भाई एक बार, जिसमें लाइट रेज एक्चुअली नहीं मिलती है, रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हुई लगती है, मिलती हुई लगती है, एक्चुअली नहीं मिलती है, तब जो इमेज बनती है उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं, 5 केस में रियल इमेज बनती है, एक केस में उसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सब में बन सकती है वर्चुअल इमेज, है ना। कॉनकेव मिरर में ज्यादा केसेस में रियल इमेज बनती है, वर्चुअल एक ही केस में बनती है, लेकिन बन तो सकती है वर्चुअल भी। तो इसका आंसर क्या होगा? सब में बन सकती है। 17, इनर्शिया ऑफ बॉडी हैज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन, इनर्शिया, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं।
और इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होती है। ठीक, तो इनर्शिया का डिपेंडेंस किस पे है? मास पे है, प्रेशर पे नहीं, वॉल्यूम पे नहीं, मास पे है। मीटियोर्स, कभी ऐसा शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं मीटियोर्स को। क्या होता है? हेवनली बड़ी बड़ी बॉडीज एटमोस्फेयर में से, मतलब यूनिवर्स में से यूं गिरती है, अर्थ पे आ रही होती है। शूटिंग स्टार्स देखा, रात में यूं चमक रहा होता है, एक टेल जैसी होती है उसकी, ऐसे गिरता है फिर गायब हो जाता है ना? तो वो जो होते हैं ना मीटियोर्स, वो कैसे जल जाते हैं वो, है ना? मीटियोर्स बर्न अप ऑन एंटरिंग अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू, तो जब एयर में वो एंटर करते हैं इतना फास्ट, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उनपे हाई हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। एयर फ्रिक्शन की वजह से, जब एयर में चलते हैं तो एयर ड्रैग लगता है, एयर फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, एकदम से बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं वो। तो क्यों जलते हैं? एक्सेसिव फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जलते हैं। ठीक, सोलर रेडिएशन नहीं, हीट ऑफ अर्थ नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं। ठीक, देन मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, वो मटेरियल्स जिनके हम लंबे तार बना सकते हैं, थिन वायर, पतला वायर जिसका बना सकते हैं, उसे बोलते हैं कि वो बहुत डक्टाइल है। अच्छा, एक डक्टिलिटी होती है प्रॉपर्टी, मेटल्स की प्रॉपर्टी है ये, एक डक्टिलिटी होती है और एक होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? थिन शीट जिसकी बनाई जा सकती है। जितनी पतली शीट बना सकते हो उतना ज्यादा मैलिएबल मटेरियल है, जितना लंबा वायर बना सकते हो उतना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है। सबसे ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल होता है गोल्ड, सोना। सबसे ज्यादा गोल्ड की बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है, लगभग लगभग 10⁻⁸ मीटर की बहुत पतली थिन शीट बनाई जा सकती है गोल्ड की। तो गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल है, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल भी है। ठीक, डैश इज डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग हो रही होती है, बिजली कड़क रही है ना, आपने देखा होगा बिल्डिंगों के ऊपर, ये अगर कोई किसी का घर है और वो चाहता है कि उसके घर पे बिजली ना गिरे, तो यहाँ पे एक वो रॉड लगा देते हैं घरों के ऊपर, आपने देखा होगा इस तरह से लगी रहती है रॉड, और एक वायर उससे आ रहा होता है, उसे अर्थ में दबा देते हैं, यहाँ कॉपर की प्लेट लगाते हैं एक, है ना? प्रोसेस क्या है वो तो आगे की बात है, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इस कंडक्टर को, जो ये कंडक्टर पूरा लगा है, ये मेटालिक कोम्ब जैसा होता है ना? फिर वायर अर्थ में दबा होता है, कॉपर की प्लेट से बंधा होता है, कॉपर की प्लेट अर्थ में दबी होती है एक्चुअली। तो जब बिजली गिरने वाली होती है ना इसके घर पे, तो ये कंडक्टर इसे बचा लेता है, अपने ऊपर ले लेता है सारी बिजली, सारी जितना चार्ज गिरता है सब इस पे कंडक्टर पे आके गिर जाता है, और ये इफेक्ट को उसके नलीफाई कर देता है, खत्म कर देता है, बस ये समझो। ठीक, इस कंडक्टर को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर, देखो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर, यही आंसर होगा, है ना? ये यूज होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हमने बनाए हैं, है ना? इंसान जो बनाता है, और एक जो नेचर में मिलता है हमें, है ना, वो सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक जो हम मैन मेड, यूं समझो। ठीक, नाइलोन, एक्रिलिक, रेयोन, ये सब मैन मेड है, सब सिंथेटिक है। उसने पूछा सिंथेटिक कौन नहीं है? कॉटन नहीं है, कॉटन तो पैदा होती है ना? कॉटन नहीं है। Which of the following is non biodegradable? Non biodegradable, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जिन्हें, है ना, बैक्टीरिया खा पी के खत्म कर देते हैं, है ना? कोई, है ना, देखा होगा कोई जानवर अगर डेड हो जाता है तो बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करके खत्म कर देते हैं, है ना? नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक है, नाली में जाएगा, उसे ब्लॉक कर देगा, वहां से निकाल के कहीं डाल, और डालोगे वहां पड़ा रहेगा, गलेगा ही नहीं, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज ही नहीं करेंगे, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है ना, जो खत्म ही नहीं होते, बैक्टीरिया जिन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते। फाइन, तो कौन सा नहीं है इसमें? पेपर खत्म हो जाता है, वुड खत्म हो जाता है, वुलन क्लॉथ खत्म हो जाते हैं, टिन बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होती है, टिन, है ना? तो टिन कैन इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन? हम लोग साउंड को, उस साउंड को सुन पाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज यानी कि 20 किलो हर्ज के बीच होती है। इसे हम इसे ऑडिबल रेंज बोलते हैं, ऑडिबल रेंज, जितना हम सुन पाते हैं जिस फ्रीक्वेंसी की रेंज को, और ये 20 है, 20 से 20,000 हर्ज के बीच होनी चाहिए, तब हमें सुनाई देगी। 20 हर्ज से कम नहीं सुनेंगे, 20,000 हर्ज से ज्यादा नहीं सुनेंगे।
तो इसके बीच जो होगा 20 से और 20,000 हर्ज के बीच वही आंसर होगा। 25,000 हर्ज हम नहीं सुन सकते, 50,000 हर्ज हम नहीं सुन सकते, 15,000 हर्ज ऑप्शन सी ये हम सुन सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को खोदते हैं, लूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसे टिलिंग बोलते हैं ना, टिलिंग। विच ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव, टेस्टिस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूटेरस सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। विच सेल ऑर्गेनेलीज एक्ट एज कंट्रोल सेंटर? तो कंट्रोल सेंटर की तरह न्यूक्लियस एक्ट करता है, इसका आंसर न्यूक्लियस। स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर, एक ही एरिया में, लोकल एरिया में कुछ जो फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक स्पेसीज। ठीक, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, एंडेमिक स्पेसीज। विच बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को जरूर समझ लेना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सुइटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वो प्लांट्स उस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक, राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में मिलता है ये। और एक तरीका है डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कैसे? लाइटनिंग से। लाइटनिंग जब बिजली गिरती है ना, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की है वो सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिसे प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो कम से कम, वरना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी एक एक साल में हमने देखे हैं, इसमें मिले हैं। ठीक, तो विच बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन N2 इन लेग्यूमिनस प्लांट्स? कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम होता है। ठीक, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड, स्पेसीज हैं जिनकी इंटरब्रीडिंग कराते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एएमयू के लिए, खासतौर से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर 5-6 साल के क्वेश्चन आप करेंगे बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज? तो पैंक्रियाज बहुत फेमस है, आजकल सबका शुगर बढ़ा रहता है, किस वजह से? पैंक्रियाज में प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन, पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करती हैं, ये इंसुलिन हार्मोन का नाम है, ये ग्लैंड का नाम है। द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन, जीएस का ही सवाल समझो, इसे तो बुक में है लेकिन दिया हुआ 1985, गंगा एक्शन प्लान। ठीक, द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज पोलियो, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है ये होती है आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, पोलियो वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक जो मेन बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी को बहुत ज्यादा पूछता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक, अच्छा, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज, इसको लैरेंक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, है ना, 2 मेम्ब्रेन लगी रहती है उसमें से जहां साउंड प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं उसको, है ना, गले में ये एडम सेप्पल होता है इसके अंदर। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लैरेंक्स या फिर वॉइस बॉक्स। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फिश में, तो उसमें फिश के बदले उसने लिख दिया स्टार फिश, तो स्टार फिश, इसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। स्नैक में इंटरनल होता है, काउ में इंटरनल होता है, डॉग में इंटरनल होता है। ठीक, अच्छा जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, सेम क्वेश्चन ही हो गया, थैंक यू, एंड हो गया। फिर इसी तरह से सारे एएमयू और जामिया के क्वेश्चंस के लिए, या आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं, और सारा सिलेबस भी इंशाल्लाह, टीचिंग के भी वीडियोस यहाँ पर आपको जल्दी मिलने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।